हेलो एवरीवन। हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें से हमने दो सेल ऑर्गेनेल्स देख लिया था। एक पहला था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा था आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी टू टाइप्स थे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, और आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा था और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी सिंथेसिस कर रहा था। वो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। आज के क्लासेस में हम देखेंगे गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम के बारे में। तो देखते हैं कि आपका गोल्गी एपैरेटस क्या होता है। The Golgi apparatus or complex is a collection of membranous vesicles, sacs और tubules। गोल्गी apparatus जो है membranous vesicle, sac और tubules का कलेक्शन होता है और जनरली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के पास या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। देखिए वेसाइकल्स क्या होता है, हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था। कोई भी आपका ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर हुआ ना, इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स फिल्ड होते हैं, इसको वेसाइकल्स बोलते हैं आपका। और टिब्यूल्स जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम है जिसमें यहाँ पे है आपका गोल्गी एपैरेटस। तो ये ट्यूब्स लाइक है ना स्ट्रक्चर, और यहाँ पे छोटे छोटे इसके नीचे वेसाइकल्स प्रेजेंट है। तो ये आपका ट्यूब्यूल्स होता है इसमें, और वेसाइकल्स होता है। देखिए आखिर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास ही क्यों होता है? इसका रीजन है द प्रोटीन मूव्स फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी apparatus where they are modified and packaged into membrane bound vesicles। तो क्या होता है ना, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। तो अब क्या होगा ना कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लेता है, उसके बाद वो उसको पैकेज होने के लिए और उसके मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए उसको गोल्गी एपैरेटस के पास भेज देता है कि जाओ, अब तुम्हारा सफर यहाँ खत्म हुआ, अब तुम गोल्गी एपैरेटस के पास जाओ। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे इस पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, ये छोटे छोटे वेसाइकल्स के फॉर्म में प्रोटीन फिलअप करके ये आपका गोल्जी apparatus तक पहुंचा देता है। फिर गोल्जी apparatus क्या करता है ना, इसको मॉडिफाइड करता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है प्रोटीन्स का? देखिए गोल्जी apparatus क्या करता है, जैसे कि इसके पास प्रोटीन्स आया, तो ये क्या करता है ना, प्रोटीन को लिपिड्स के साथ मिला के ये लिपोप्रोटीन बना देता है। लिपोप्रोटीन, ये इसका मॉडिफिकेशन हुआ। और क्या करेगा ये, कहाँ लिखे, हाँ यहाँ, प्रोटीन्स को लिपिड्स के साथ मिला के लिपोप्रोटीन्स बना देगा। कार्बोहाइड्रेट्स को आपका लिपिड्स के साथ मिला करके ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा। ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा। और क्या करेगा ये, प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिला करके ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स, यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो गया है बट कोई नहीं, हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स। हम्म, तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स को लिपिड्स के साथ मिला करके आपका लिपोप्रोटीन बना देगा। कार्बोहाइड्रेट को लिपिड्स के साथ मिला करके ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा। और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन्स के साथ मिला करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा। तो ये प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन कर देता है। और मॉडिफाइड हो जाने के बाद वो क्या करता है, देखिए ये इसने इसके पास भेजा, और यहाँ पे जब आता है ना आपका ये प्रोटीन्स, तो यहाँ पे आपका ये मॉडिफिकेशन होता है, फिर ऐसे ही इसका ट्रांसफर होता जाता है। जैसे जैसे मॉडिफाइड होता है उसका ट्रांसफर होता जाता है
प्रोटीन्स का। यहाँ पे अगला लाइन देखिए, द वेसाइकल्स आर स्टोर्ड एंड व्हेन नीडेड दे मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्यूज विद इट। जब इसमें वेसाइकल्स मतलब वेसाइकल्स में स्टोर हो जाता है प्रोटीन, तब क्या होता है ना, जब इसकी जरूरत पड़ती है प्रोटीन्स की, जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स थे हमारे, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये आपका चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और उसके साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो जाता है और जितने भी कंटेंट्स उसके अंदर थे, जो भी प्रोटीन्स उसके अंदर फिल्ड थे आपका वेसाइकल्स, जैसे कि वेसाइकल्स है ना राउंडेड स्ट्रक्चर, इसके अंदर प्रोटीन्स फिल्ड होंगे, तो ये एक्सपेल कर देता है कंटेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अपना सारा कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देता है ये। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो और जहां जहां उस प्रोटीन्स की नीड्स होगी वहां उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस था, इसके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड था। इसके बाद से आपका गोल्जी apparatus शुरू होता है। देखिए, ये जो ऊपर वाला फेस है ना, इसका इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से गोल्जी apparatus ऐसे रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे में। इस वाले फेस को कन्वेक्स फेस बोलते हैं, कन्वेक्स फेस, और उसका नाम है आपका सिस फेस। और ये जो कनकेव वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। तो ये सिस फेज से ट्रांस फेज की ओर ट्रांसफर करता जाएगा जैसे जैसे प्रोटीन्स मॉडिफाइड होते जाएंगे। लास्टली वो वेसाइकल्स के फॉर्म में उसको भर के, प्रोटीन्स जो मॉडिफाइड है उसको भर के ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देता है और एक्सपेल कर देता है वहां पे। तो ये आपका गोल्जी apparatus का के बारे में बातें हो गई। अब देखते हैं इसका फंक्शंस। तो इसका मेन फंक्शन क्या है ना, इसका मेन फंक्शन है आपका पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, हमने अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस था, वैसे ही आपका गोल्जी apparatus का ये मेन फंक्शन है कि वो पैकेजिंग का काम करता है। किसकी पैकेजिंग का काम करता है ये प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करता है। अब जैसे कि आप कोई चीजें मंगाते हो ना, इलेक्ट्रिकल्स या कोई ऐसे कपड़े मंगाते हो, तो वो ऐसे ही तो नहीं आ जाती, अच्छे तरीके से पैक्ड होती है तब आपके पास पहुंचती है। वैसे ही जहां कहीं भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है ना, तो फॉर्मेशन तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है, लेकिन फिर उसको अच्छे से मॉडिफाइड होने के लिए और पैक करने के लिए उसको भेज दिया जाता है गोल्जी apparatus के पास, कि जाओ अब तुम वहां पे अच्छे से पैक हो जाओ, क्योंकि उसको सेफली पहुंचाना है ना, इसलिए वो पैकेजिंग आपका गोल्जी apparatus में पैकेजिंग होता है प्रोटीन्स का। अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। तो lysosomes are rounded to oval membrane bound organelles containing powerful lysosomal digestive या hydrolytic enzymes। तो लाइसोसोम एक राउंडेड या ओवल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये हमारा लाइसोसोम है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें जो है ना करीब 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब एसिड की तरह खतरनाक होते हैं, कुछ भी गला सकते हैं ये आपका, इतने खतरनाक होते हैं। तो क्या होता है ये, आखिर इसका फंक्शन क्या है वो भी देखेंगे, पहले ये देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus। तो ये गोल्गी apparatus बनाता है। वो कैसे गोल्जी apparatus, तो प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहा था, तो ये कैसे आपका लाइसोसोम बना रहा है, तो वो ऐसे बना रहा है कि एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन ही होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था कि आपका प्रोटीन्स को ना ये एंजाइम्स में कन्वर्ट कर रहा था, एंजाइम्स में कन्वर्ट कर रहा था, और ये एंजाइम्स में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफर कर दे रहा था गोल्जी apparatus को, गोल्जी apparatus को। हम्म तो ये प्रोटीन्स कन्वर्ट होता है एंजाइम्स में, फिर ट्रांसफर हो जाता है गोल्जी apparatus को, और गोल्जी apparatus उसको क्या कर रहा होता है, उसको मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स में पैक कर रहा था। वो उसको पैक कर देता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स में, तब ये आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी apparatus कर रहा है। अब देखिए इसका फंक्शंस क्या है। Lysosome are particularly abundant in cells involved in phagocytic activity। ये ऐसे सेल्स में ज्यादा होते हैं, abundant मतलब होता है ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना।
तो आपका ये ऐसे ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी में वो परफॉर्म करता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, तो ये क्या करते हैं ना, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ना, समझिए कि एक तरह से बैक्टीरिया को वो इनगल्फ कर जाता है, पूरी तरह से निगल जाता है और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। तो समझिए जब इतने डेंजरस आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, करीब 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो इतने डेंजरस आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, तो ऐसे ही बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाता है। तो लाइसोसोम आपका क्या कर रहा था, फैगोसाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा था। कभी कभी क्या होता है ना कि सेल्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है जो हमने पढ़े, तो वो ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है ना, उनको भी इनगल्फ कर जाता है। तो और वो हो गया, पहले तो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ किया, फिर जो भी पुराने सेल ऑर्गेनेल्स है उसने उसको भी इंगल्फ कर लिया। तो और क्या करता है ना, कभी कभी ये पूरे सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोसोम। तो ये हमारा हो गया लाइसोसोम्स का फंक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं सेंट्रोसोम। हम्म, तो सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो एक सेल ऑर्गेनेल है। इसमें दो शॉर्ट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग सेंट्रियोल्स बोलते हैं। देखिए ये हमारा सेंट्रोसोम का डायग्राम है, इसके बीच में जो दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, यही सेंट्रियोल्स है, और ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हमेशा 90 डिग्रीज पे रहेंगे ये। इसका फंक्शन क्या है, द सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है ना, तो ये सेंट्रियोल्स ही उसके रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, एक फेज आता है आपका एनाफेज। तो एनाफेज में इस तरह से आपका क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज्ड होते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका सेंट्रियोल, है ना, यहाँ पे आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और ये अपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है, इक्वल पार्ट्स में क्रोमोसोम को डिवाइड करता है, और फिर सेल का डिवीजन हो जाता है। तो हमारा सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो आज हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।